अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 का 5 लेक्चर जो कि आपने लास्ट डे में डिस्कस किया है उसको हमने उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रेडियन को, स्टे रेडियन को और कुछ कन्वेंशंस थी फॉर इंडिकेट द यूनिट्स, और लास्ट पे हमने स्टडी किया था साइंटिफिक नोटेशन को। ये चीज़ें इसलिए करवाई जा रही हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएंगी। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये ALP का हिस्सा नहीं है, बट ये आप लोग कर लें, इसको एटलीस्ट आप इसको रिवाइज कर लें, याद रख लें, ठीक है, ये आगे आपको काम आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीशियन जो कि आपके ALP का हिस्सा है, एक्यूरेसी है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है और लास्ट में आपके पास यूजेस ऑफ डायमेंशन। इसमें एक टॉपिक है असेसमेंट वाला, वो मैंने स्किप किया, वो एज ए शॉर्ट वैसे आया नहीं है अभी तक, ठीक है, तो उसको हम स्किप करेंगे। जी, सबसे पहले आ रहा है प्रीशियन। प्रीशियन क्या होता है? प्रीशियन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। प्रीशियन का मतलब होता है कि जो आपकी मेजर्ड की गई वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोज है। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन, प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर गैर यकीनियत जो है वो कम पाई जाए। द प्रीशियन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। वो कह रहे हैं जो प्रीशियन होती है इसको आप मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या डिवाइस के साथ जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। The precision of a measurement depend upon the size of the unit you use to make a measurement। वो कह रहे हैं कि जो प्रीशियन है वो डिपेंड करती है उस यूनिट के साइज के ऊपर जो यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप किलोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं, मीटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस यूनिट के ऊपर ये डिपेंड करती है। द स्मॉलर द यूनिट, जितना यूनिट स्मॉल होगा द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट, उतनी आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट। The precision of a measurement describe the unit you use to measure something. For example, you might describe your height about 6 feet. वो कह रहा है अगर आप अपनी हाइट किसी को बताते हैं 6 फीट है, that would not be very precise, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी क्योंकि फीट एक बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है। आपने अगर अपनी वैल्यूज़ को अपनी जो वैल्यू है उसको प्रिसाइज करना है तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप क्या रखें, स्मॉल रखें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फीट, फीट इज अ लार्ज यूनिट, तो उसने नीचे एक और लाइन में ऐड किया कि इफ हाउएवर यू सेड दैट यू वर 74 इंच टॉल, कि अगर आप 74 इंच टॉल है दैट वुड बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि जो है ना वो स्मॉल यूनिट है तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा एज कम्पेयर टू 6 फीट। हो सकता है वो 6 फीट पूरा ना हो, ठीक है, कंप्लीट ना हो 6 फीट, लेकिन आपने उसको राउंड ऑफ करके 6 फीट बता दिया हो, तो अगर आप उसको इंच में ले जाएं और आप उसको कहें कि आपकी जो हाइट है वो 74 इंच है तो दैट वुड बी मोर प्रिसाइज, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो जितना यूनिट स्मॉल होता जाएगा उतनी उसके अंदर जो प्रीशियन की वैल्यू है, जो प्रीशियन है वो क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू वो होती है जो आप मेजर करते हैं, दूसरी वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट या जो पहले से कैलकुलेट हो चुकी होती है, और बाद में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है वो मेजर्ड वैल्यू है, जो पहले से हो चुकी है वो एक्चुअल वैल्यू है जो कि ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है वो रिजल्टेंट है, जो आपने मेजर किया वो रिजल्ट निकला है, जो पहले से हलशुदा है जिसको हम जो है ना बेस मानते हैं उसको हम ट्रू वैल्यू का नाम देते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम नाम देंगे एक्यूरेसी का, यानी कि जो आपने आंसर निकाला है वो और जो पहले से आंसर निकला हुआ था वो, इन दोनों में कितना फ़र्क है, कितने ये एक दूसरे के क्लोज है, उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, एक्यूरेसी का। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस, ये फ़र्क होता है योर मेजरमेंट्स, आपकी मेजरमेंट्स में जो हम मेजर कर रहे हैं, एंड द एक्सेप्टेड करेक्ट आंसर, और जो आपके पास करेक्ट आंसर है, इन दोनों की मेजरमेंट्स में जो डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्यूरेसी का, ठीक है। द बिगर द डिफरेंस, अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो आपका आंसर है वो उस वैल्यू से कम है। फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल वैल्यू थी, लेट्स सपोज हम जी की वैल्यू की बात करते हैं, आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जो आपने मेजर की वो निकली 6 पॉइंट समथिंग, तो ये तो एक बिग डिफरेंस है, 6 में और 9 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपका नेक्स्ट टाइम आपने प्रैक्टिकल किया तो आपका आंसर आ गया 8, तो इसमें डिफरेंस कम है, इसका मतलब ये थोड़ी सी एक्यूरेट है, लेकिन अगर कंप्लीट आ जाती है तो इट्स मीन कि 100% एक्यूरेट है।
ठीक है। द बिगर द डिफरेंस द लेस एक्यूरेट योर मेजरमेंट, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा आपके आंसर में और जो पहले साल से निकला हुआ है उसमें, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना फर्क ज्यादा होगा, उतनी आपकी जो मेजरमेंट्स है वो एक्यूरेट नहीं होगी बल्कि लेस एक्यूरेट होगी। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन, एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर, ठीक है। यानी कि वो मेजरमेंट एक्यूरेट मानी जाएगी जिसके अंदर जो फर्क है वो क्या आना चाहिए, लेस फ्रैक्शनल होना चाहिए, और उसका जो परसेंटेज एरर है उसमें जो गलती है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड ऑन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है फ्रैक्शनल के ऊपर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। एग्जाम्पल लिखी हुई है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी आपने मेजरमेंट्स रिकॉर्ड की हैं और वो मेजरमेंट्स निकली हैं 25.5 सेंटीमीटर, और आपने वो किस चीज़ से निकाली है, यूजिंग अ मीटर रॉड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर, ठीक है। आपके पास जो मीटर रॉड था, जिस मीटर रॉड से आपने उसकी पैमाइश की है वो किस चीज़ में है, मिलीमीटर्स में। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन एंड यहाँ पे फाइनल लिखना है आपने, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द अनसर्टेनिटी इन द सिंगल रीडिंग एज डिस्कस्ड बिफोर इज टेकन एज प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर विच इज नाउ डबल, और अगर आप इसको डबल कर दें, जिसको आप नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, तो वो इसको अगर आप ऐड कर दें 0.05 प्लस 0.05 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। Absolute uncertainty in fact is equal to the least count of measuring instrument. This is called Pareto, ठीक है। Absolute uncertainty बेसिकली क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जो कि आप 9th-10th के अंदर प्रैक्टिकल कर चुके हैं, वर्नियर कैलिपर का, सीक्यू गेज का, उसके अंदर आप लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। The dimension of physical quantity represent nature of that physical quantity। जो डायमेंशन होती है किसी भी फिजिकल मिकदार की, वो उसकी नेचर के बारे में हमें बता रही होती है। Each basic physical quantity represented is by a specific symbol within square bracket। हर बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ, और उस सिंबल को राइट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कोई और ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते, आपने स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करना है। नीचे कुछ डायमेंशंस दी हुई है। द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मैस एंड टाइम। मैस की डायमेंशन दी हुई है, लेंथ की डायमेंशन दी हुई है और टाइम की डायमेंशन दी हुई है। तो जो लेंथ है उसके लिए आप क्या डायमेंशन यूज करेंगे, कैपिटल एल यूज करेंगे। जो मैस है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम, और जो टाइम है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। ये तीनों फिक्स है, स्टैंडर्ड्स है, आपने इन्हीं को यूज करना है हर डायमेंशन के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले उसमें ना स्पीड की डायमेंशन निकालनी। डायमेंशन निकालने के लिए आपको जिस चीज़ की आप डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं उसका ना आपको फार्मूला आना चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर आप स्पीड की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं तो स्पीड का फार्मूला भी तो आना चाहिए। स्पीड किसके इक्वल होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप डायमेंशन स्पीड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, v के साथ। तो यहाँ पे v राइट कर दें। डायमेंशन ऑफ लेंथ, उसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल L, और नीचे आ रहा है टाइम, और टाइम के लिए हमें क्या यूज करना है, कैपिटल T। ये कैपिटल ही रखने हैं, स्मॉल यूज नहीं करना है। और ये जो कैपिटल टी नीचे आ रहा है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा LT-1। सेकंड पे आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला राइट किया गया, किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने यहाँ पर निकाली है, ये निकाली है, ये देखिए LT-1। नीचे क्या आ रहा है, टाइम। टाइम की जगह पे दोबारा टी पुट कर दे, एक टी ऊपर है -1, ये वाला टी जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1। तो ये T-1 ये वाला, और ये T-1 -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो इसकी जो डायमेंशन है वो निकलेगी LT-2। ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ये आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट में थर्ड है, फोर्स की डायमेंशन निकाली हुई है। तो आपको पता है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, फोर्स = mass मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप पहले डायमेंशन निकालेंगे किसकी, मैस की, फिर आप डायमेंशन निकालेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। मैस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, ये देखिए अभी निकाली हमने, ये LT-2। तो ये अगर इसको आप कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगी LT-2। ये हो जाएगी आपके पास फोर्स की डायमेंशन। अब जितने भी चैप्टर्स हैं आगे उनमें जो जो फार्मूले यूज होंगे, टॉर्क का फार्मूला हो गया,
टॉर्क का फार्मूला हो गया, टॉर्क के अलावा कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, प्रेशर आ सकता है, डेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, हर चीज़ की डायमेंशन आप लोग खुद आप निकाल के देखेंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी चैप्टर निकाल लें, चैप्टर 3 निकाल लें, 4 निकाल लें, आप लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर निकालें, हर चैप्टर में से 1 या 2 फार्मूले लें, कोई भी किसी भी चीज़ का फार्मूला ले लें, उसकी डायमेंशन आप लोग खुद निकाल के प्रैक्टिस करें लाजमी, ठीक है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता होता है पेपर में। लास्ट में इसके यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस के इस्तेमाल। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन कॉल्ड द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला और एन इक्वेशन एंड कैन आल्सो ड्राइव इट। वो कह रहे हैं कि यूजेस ऑफ डायमेंशन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि क्या ये फार्मूला ठीक है। चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, पहला इसका यूज है, और दूसरा इसका यूज है डेरिवेशन द पॉसिबल फार्मूला। In order to check the correctness of an equation, we are to show that dimension of the quantities on both sides of the equation is the same, irrespective of the form of formula. This is called principle of homogeneity of dimension. यानी कि आपके पास कोई एक फार्मूला है, उस फार्मूले में 2 साइड है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। आप क्या करें, आप दोनों साइडों की डायमेंशंस जो है ना वो निकाल लें। अगर डायमेंशन जो है इसकी सेम आ जाए, अगर इसकी जो डायमेंशंस है वो सेम निकल आए, तो इट्स मीन कि आपका जो फार्मूला है जो आपने लिखा है वो करेक्ट है, ठीक है। लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकालें, राइट साइड की डायमेंशन निकालें, अगर फार्मूला डायमेंशन के हिसाब से ठीक आ रहा है, इट्स मीन कि आपका जो फार्मूला है, आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। और लास्ट पे सेकंड यूज है ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड। यानी कि आप इस डायमेंशन की मदद से कोई भी फार्मूला खुद से ड्राइव कर सकते हैं। फिर जब वो फार्मूला ड्राइव हो जाए, आप उसकी डायमेंशन निकालें, अगर वो डायमेंशन ठीक निकल रही है, दैट्स मीन कि आपने जो फार्मूला बनाया वो करेक्ट है, ठीक है। तो इससे आप पॉसिबल फार्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, होमोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसके थे यूजेस, ठीक है जी। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है विदाउट एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फिलहाल कंफर्म नहीं है कि इस चैप्टर से एज लॉन्ग आएंगे या नहीं आएंगे, वो स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको जितने इसके लॉन्ग करवाए हैं, जितने शॉर्ट करवाए हैं, फिलहाल आप इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर स्कीम आएगी तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।